नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 8 जनवरी शुक्रवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पे जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 2 में कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ आपने भारत के संविधान को अमेरिका, रशिया, जापान उनके साथ तुलना पढ़नी है। तो एक मुद्दा आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आप जानते हैं अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद ट्रंप हार गए, बिडेन जीत गए, लेकिन ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं। और कल उन्होंने अपने समर्थकों को ये कहा था कि आप अमेरिका की पार्लियामेंट, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस, वहाँ जाके दावा बोल दीजिए। और वो सब प्रदर्शनकारी अमेरिकी संसद में घुस गए, तोड़फोड़ की चीज़ों को चुरा लिया वगैरह। कुछ ये भी बातें चल रही है कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि 20 जनवरी को उनका कार्यकाल समाप्ति हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उसका इम्पीचमेंट, महाभियोग किया जाए, ऐसा अब कुछ नेता सोच रहे हैं अंडर द आर्टिकल 25 ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ आलोचकों का ये भी मानना है कि वहाँ पर जो पुलिस खड़ी थी उसने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू में सख्ती नहीं बरती, इसलिए वो लोग सीधा पार्लियामेंट के अंदर भी घुस गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो यानी अमेरिका भले दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र हो, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन ये सब दिखाता है कि इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इतने साल जितने चुनाव हुए कई लोग हारे, लेकिन कोई जाके संसद या विधानसभा में हंगामा कर दे, ऐसा तो कभी देखने नहीं मिला। खैर, ये जो पूरी घटना हुई, अब आप समझ सकते हैं इस पर 4-5 पन्ने भर के इन लोगों ने कमेंट्री दी होगी। हमने एग्ज़ाम के लिए तैयार कितना करना है। मेंस पेपर 2 का मुद्दा कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत और अमेरिका के संविधान में क्या समानताएं, क्या भिन्नताएं हैं, और खासकर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चर्चा में रहता है तो वो कैसे अलग है, उनका इम्पीचमेंट कैसे अलग है, प्रेसिडेंट के खुद के पावर क्या होते हैं, और भारत का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो वो जो आरोपियों को माफ़ी दे सकते हैं, पार्डनिंग पावर, वो कैसे अलग होते हैं। ऐसी जो बड़ी बड़ी चीज़ें उतना ही तैयार करना है। अब ये तो क्योंकि पूरी दुनिया के सभी बड़े लीडर्स ने इस पर चिंता व्यक्त की है कि ये अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है वगैरह, लेकिन ये सब देखते हुए जितनी कॉलम चले तो पूरा दिन हमने इसको लेकर बैठा नहीं रहना है। थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। पेज 1 पर दूसरे समाचार, इकोनॉमी में कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी किसी एक वर्ष में आपके देश में कुल मिलाकर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हुआ। जैसे कि 2019-20 में करीब 204 लाख करोड़ का उत्पादन 2019-20 में हुआ था। उसके सामने 2020-21 में, हालांकि अपना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होना अभी बाकी है, लेकिन फिर भी करीब 7 महीनों के आंकड़े देखकर जो प्रोजेक्शन लगाए गए हैं, ये माना जाता है कि 2020-21 में हमारा जीडीपी उत्पादन होगा 195 लाख करोड़। यानी पिछले साल अगर 204 और इस साल 195, तो ये क्या हुआ, इसमें से हम वृद्धि दर, ग्रोथ रेट निकाले। जैसे वो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो इधर क्या निकालेंगे, ग्रोथ रेट। 204 अगेंस्ट 195 पता चला -7.7% जीडीपी ग्रोथ, या जिसे हम कहें कि जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचित हो जाएगा, या जीडीपी टू प्लमेट यानी गिर जाना, ऐसा कुछ होने वाला है, यानी वृद्धि दर में कमी आएगी। उसके सामने अगर हम देखें 2018 के सामने 2019 में कितना उत्पादन बढ़ा था, तो 2019 का ग्रोथ रेट तो 4.2% रहा था, लेकिन 2020-21 का रहेगा -7.7। ऐसा कुछ अनुमान मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मोस्पी, और उसके नीचे एक संस्था है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो कि जीडीपी के आंकड़े निकालता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई के आंकड़े निकालता है। उन्होंने एक ऐसा एस्टिमेट बना के दिया है। हालांकि ये तो पहला ही एस्टिमेट है, अभी आगे चल के फरवरी में वो सेकंड एस्टिमेट इन आंकड़ों को ज़रा और बेहतर करेंगे, लेकिन ये देखते हुए करीब माइनस में ही रहेगा। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि कोरोना के चलते अपनी इकोनॉमी गिर चुकी है। और भी चीज़ें चर्चा में रहती है, जैसे टाइप ऑफ रिकवरी, मतलब अपना जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल कितना था, 4%, इस साल कितना आ रहा है, -7%। तो ये ग्राफ में क्या नीचे डाउन हो गया, तो एक स्ट्रेट डाउन लाइन गई। अब मान लीजिए अगले साल कोरोना वैक्सीन के बाद लोग दे दनादन बाहर जाएँ, शॉपिंग करें, घूमें, और वापस अपना ग्रोथ रेट बढ़ जाए और वापस समझिए 5% हो जाए, तो ग्राफ कैसा बनेगा, वी शेप हो जाएगा। पहले गिरा फिर ऊपर उठ गया। हाँ, तो कहा जाता है फिर कि वी शेप्ड रिकवरी हुई। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यू शेप रिकवरी होगी, यू फॉर अम्ब्रेला वाला यू। तो उसका कैसे बनता है आकार, पहले अचानक गिर जाता है, फिर यू में नीचे वाला पोर्शन क्या काफ़ी समय तक वो हॉरिजॉन्टल लाइन रहे, फिर वापस ऊपर आए। तो कुछ लोग मानते हैं कि रिकवरी बहुत देरी से धीरे धीरे होगी। फिर कुछ विशेषज्ञ कहते हैं नहीं, डब्ल्यू शेप रिकवरी हो सकती है, मतलब एक बार गिरे फिर वापस खड़ा हो जाए, क्योंकि भारत सरकार ने ये जो आत्मनिर्भर भारत के नाम पर 20-30 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है, तो ये एक प्रकार का स्टीरॉयड इंजेक्शन है,
तो उससे थोड़े समय अपना प्रदर्शन बेहतर हो जाए तो थोड़ा रिकवरी, फिर वो स्टीरॉयड की असर चली जाए तो वापस अपना प्रदर्शन गिर जाएगा, फिर वापस खड़ा होगा, तो डब्ल्यू शेप रिकवरी हो सकती है। एंड लास्टली कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि के शेप रिकवरी हो सकती है। के का आकार कैसे होता है, एक तरफ लाइन ऊपर जाती है और दूसरी लाइन नीचे जाती है। तो उसी तरह आप बात करें ई लर्निंग, डिजिटल कॉमर्स, फिर ये हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स टाइप की कंपनियाँ, तो ऐसी चीज़ें जो आप घर पे बैठ के उसके यूज़ करते हैं, तो कोरोना के चलते स्वाभाविक है उन सब सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो के लेटर का जो ऊपर का लाइन है कुछ क्षेत्रों में ऐसा होगा, और उसके सामने कुछ इंडस्ट्री जैसे रेस्टोरेंट, होटल, टूरिज़्म, थिएटर, ये सब में आप क्या पाएंगे, उन क्षेत्रों में गिरावट होगी कोरोना के चलते। तो के लेटर का जो डाउनवर्ड स्लोप है वह कुछ जगह डाउन जाएगा। तो कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं ऐसी के शेप रिकवरी भी हो सकती है, कुछ सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी और कुछ सेक्टर में गिरावट। इनमें से भारत में कौन सी रिकवरी होगी भाई, वो तो अब नया इकोनॉमिक सर्वे आने दो, उसमें क्या लिखा है हम देखेंगे। मित्रों, इसके अलावा भी ABCD नाम की और भी बहुत सारी रिकवरी के टाइप हो सकते हैं, लेकिन जितना चर्चा में रहता हो तो उतना थोड़ा ही तैयार करना है, वरना इन्वेस्टोपीडिया पे आप जाएंगे तो शेयर मार्केट में आप जानते होंगे बुल्स और बियर्स होते हैं। बुल ऐसा निवेशक जो समझता है कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा, और बियर, भालू, ऐसा निवेशक जो समझता है शेयर बाजार नीचे जाएगा। तो ये तो दो जानवर के नाम हमको पता है, ऐसे दूसरे 200 जानवर के नाम के भी अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन वो सब आप लेके बैठे रहेंगे तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है। तो इधर भी थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। पेज 1 पर तीसरे समाचार एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस टेक से जुड़े। एवियन इन्फ्लुएंजा, पक्षियों में जो इन्फ्लुएंजा बनता है, पता चला गुजरात के अंदर बहुत सारे पक्षी अचानक से मर गए, तो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कौन कर रहा है, संस्था हमने देखनी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उसके नीचे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और उसके नीचे भी एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़, जो भोपाल मध्य प्रदेश में है। हाँ, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ वैसे कुछ सोचना शुरू करे कि ये तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री होगी या हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, नहीं, ये ज़्यादा दिखता है किस तरफ, एनिमल डिजीज़, और उसमें भी ये पक्षी और उसमें पालतू मुर्गियाँ वगैरह कुछ सोचना शुरू करें। हाँ, तो एग्रीकल्चर के साथ, सो इट इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। सो दैट इज़ पेज 1। पेज 2 अनुसंधान, कुछ काम का नहीं आज। पेज 3 स्टेट समाचार में भी आज कुछ का नहीं। हालांकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे, वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू है। अगर आपको मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इस सब के आप कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो पुणे में इसका वॉक इन इंटरव्यू है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। उसके बाद पेज 4 और 5 में स्टेट स्पेसिफिक समाचार, लेकिन एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं। पेज 6 पे चले कॉलम्स। कॉलम में सबसे पहले लेफ्ट साइड पर छोटे छोटे 2 पैराग्राफ वाले कॉलम। पहला तो वो अमेरिकी संसद में ट्रंप के प्रदर्शनकारी घुस गए, चिंता का विषय करके कॉलम, लेकिन इसमें कुछ खास काम का नहीं। दूसरा कॉलम कि कैसे NSO ने प्रोजेक्ट किया है कि भारत देश का GDP ग्रोथ रेट 7.7% माइनस में होगा, तो उसके लिए जल्द से जल्द हम लोग वैक्सीन, टीकाकरण शुरू करें और वापस इकोनॉमी खड़ी हो, ऐसी सब बातें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं जो हम लोग नहीं जानते। तीसरा कॉलम है महिला सशक्तिकरण। वो याद करो, कल जर्मन सरकार ने कानून बनाया कि सब लिस्टेड कंपनियों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम एक महिला होनी चाहिए। भारत में भी ऐसे नियम हैं कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। हालांकि पाया गया कई जगह पर ये नियम का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ कुछ कंपनियों में, और जहाँ हुआ है भी तो जो बड़े उद्योगपति है उन्हीं की बहू बेटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो बिठा देते हैं। तो असल में नियम का लेटर एंड स्पिरिट में अनुपालन नहीं हो रहा। लेकिन ये भी ऐसी चीज़ है जो हम ऐसा नहीं कि पहले से नहीं जानते, आगे भी एक बार ये हमने देखा था। फिर पेज 6 पर बड़े कॉलम, पेज व्यूज़ के बेताज बादशाह प्रताप बानू मेहता, जो पहले जुडिशियल बार्बारिज्म है करके बहुत सारे पेज व्यूज़ बटोर चुके थे, क्योंकि उसके रिएक्शन में 3-4 दर्जन कॉलम दूसरे सब कॉलमनिस्ट ने लिखी थी। उसके बाद वापस उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था, वो रिजर्वेशन होना चाहिए और उसमें क्या सुधार की ज़रूरत वगैरह, लेकिन उसमें फिर कुछ खास काउंटर में कॉलम आई नहीं। आज उन्होंने लिखा है कि अमेरिका में ये जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक पार्लियामेंट में हंगामा करते हैं, लेकिन जानने लायक कोई चीज़ें नहीं जो हमने आगे शुरुआत में नहीं पढ़ी। तो इसके काउंटर में मतलब दूसरे लोग भी कॉलम लिखेंगे और ये सब कुछ कम ही लगता है। तो इन्होंने मतलब पेज व्यूज़ हासिल करने के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है। फिर दूसरी कॉलम है कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में, लेकिन उसमें कुछ जानने लायक खास नहीं। पेज 7 पे कॉलम, एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन वो भी उसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको पहले से पता नहीं। वो 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस करते हैं, और फिर जो फार्मूला A2+FL और उसके ऊपर 50%, और वो एक स्वामीनाथन समिति बोलती थी C2 फार्मूला होनी चाहिए उसमें,
ये सब मित्रों ऐसे मुद्दे हैं कि आप इकोनॉमी के अंदर कंटेम्पररी इशू ये एक बार में तैयार करना होता है कि जीएसटी क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये एग्रीकल्चर में ये क्या है, एमएसपी का मुद्दा, ये कोई कॉलम आए और फिर हम तैयार करने बैठे, ऐसा जो रिएक्शनरी एटीट्यूड नॉट इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली मेरे इकोनॉमी के फुल लेंथ कोर्स में कवर हो रही हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अनअकैडमी में आप उस रजिस्टर करके उसे देख सकते हैं और चेकआउट के दौरान कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं monal.org फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एनीवेज, सो दैट इज़ पेज 7। एक तो एमएसपी की ये कॉलम कुछ इसमें नया नहीं है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, वाणी स्वातंत्र्य। वैसे वाणी स्वातंत्र्य तो है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा है कि हर चीज़ पर एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर होते हैं कि गाली गलौज करने का वाणी स्वातंत्र्य नहीं है। उसी तरह आप जोक्स मारते हैं तो दूसरे के धर्म की भावनाओं को आहत करने का भी वाणी स्वातंत्र्य नहीं है। इस अनुसंधान में इंडियन पिनल कोड आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के अंदर सेक्शन 295A वहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप दूसरों की रिलीजियस बिलीफ को हर्ट करते हैं, धार्मिक भावना आहत करेंगे, तो उसमें कुछ सज़ा 3-4 साल और दंड की प्रावधान है। चर्चा में रहता है ये कोई स्टैंड अप कॉमेडियन मुनावर फारूकी ने कुछ कहा था, हिंदू देवी देवताओं के बारे में जोक मारा था एंड देन, लेकिन ये पूरी कॉलम में मतलब जानने लायक कुछ नहीं, उसके डिफेंस में सब लिखा है। फिर तीसरा कॉलम है वो संसद का नया भवन बन रहा है और वो कितना बेहतर है वगैरह, लेकिन वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो नॉट इम्पॉर्टेंट। पेज 8 राशि भविष्य में कुछ काम का नहीं। पेज 9 पॉलिटी के समाचार, आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए। एक तरफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर और सामने लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा नहीं होगी। तो उनके ऑफिसर्स का क्या हुआ मित्रों? ऑल इंडिया सर्विसेज 3 हैं, आईएएस, आईपीएस और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या? उनको किसी एक स्टेट स्पेसिफिक कैडर मिलती है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो उनकी सारी ज़िंदगी वो आईएएस, आईपीएस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर की कैरियर वहाँ पर ही वो नौकरी करेंगे और कुछ बार उनको डेप्यूटेशन में केंद्र सरकार में भेजा जा सकता है। मतलब वो राज्य में भी नौकरी करे, कुछ समय केंद्र का कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वहाँ पर कुछ उसकी नौकरी चले, या केंद्र की दूसरी कोई संस्थाओं में वो डेप्यूटेशन पे जाए। और उसी तरह आईपीएस ऑफिसर है तो उसको वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ऐसे सब केंद्रीय पुलिस बलों में उसको डीजी बना सकते हैं। तो मतलब ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर एक स्पेसिफिक स्टेट कैडर में नौकरी करता है और कुछ समय केंद्र में डेप्यूटेशन में जाता है। तो उसी तरह जम्मू कश्मीर के भी अपने कैडर के ऑफिसर होंगे, लेकिन अब डिवीज़न होने के बाद शुरू में तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ऐसा लिखा था कि जम्मू कश्मीर स्टेट कैडर के ऐसे आईएएस, आईपीएस, आईपीएस ऑफिसर्स उनको जम्मू कश्मीर में भी नौकरी करेंगे और लद्दाख में भी उनका पोस्टिंग हो सकता है, जो अब अलग केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसी कानून में केंद्र सरकार एक नया ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लेकर आई है। ऑर्डिनेंस मतलब क्या? संसद जब सत्र में नहीं हो तो प्रेसिडेंट खुद से जो कानून बना दे। हाँ, तो ये नया ऑर्डिनेंस इन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट कैडर उसको हम एगमट के साथ मर्ज कर रहे हैं। एगमट मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज। समझिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इनकी जैसी स्टेट कैडर होती है, लेकिन ये जो छोटे छोटे राज्य हैं अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और दूसरे यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो उनके हर एक के छोटे छोटे कैडर नहीं बनाए सरकार ने, कलेक्टिवली एक ही उनका कैडर है एगमट। तो जम्मू कश्मीर को इसके साथ मर्ज किया, उसका मतलब क्या? ये सभी के अंदर अब ऑफिसर का पोस्टिंग हो सकता है। तो जो पहले जम्मू कश्मीर कैडर का ऑफिसर था, हो सकता है भविष्य में उसको लक्षद्वीप भी भेजा जाए या दिल्ली भी भेजा जाए। इससे फ़ायदा क्या? रोटेशन में लोग घूमते रहेंगे तो दिल्ली का भी अनुभव लेकर आए, अरुणाचल का भी, जम्मू कश्मीर का भी, तो वो और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा और जम्मू कश्मीर को भी ये दूसरे जिन्होंने दिल्ली में नौकरी की है वो लोग भी वहाँ नौकरी पे जाए। सो लार्जर बेटर टैलेंट पूल ऑफ ऑफिसर्स विल बी अवेलेबल। हाँ, तो कैडर को मर्ज किया गया। ऐसे ही सब समाचारों में आईपीएस का नाम लिया तो स्टेट में सबसे बड़ा आईपीएस कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। तो महाराष्ट्र के अंदर नया डीजीपी कौन बना, ऐसे समाचार। मित्रों, इवन स्टेट स्पेसिफिक समाचार में कौन है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, कौन है डीजीपी, एक हद से ज़्यादा ये जनरल नॉलेज इवन स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए भी काम का नहीं। उसका कारण कि वहाँ पर भी धीरे धीरे उनके प्रोफेसर इंटेलिजेंटली पेपर सेट करते हैं। समझिए, ये नए डीजीपी बने हैं हेमंत नगराले, तो हो सकता है 2 साल बाद वो रिटायर भी हो जाए। तो ये क्या? डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन। तो ज़्यादातर एग्जामिनर आजकल इसको अवॉइड करते हैं ताकि उनकी आंसर की गलत नहीं हो जाए, बीच में ही मान लीजिए उनकी बीमार हो जाए, जल्दी से इस्तीफा दे दे और कोई और बन जाए। तो कुछ लोग ये डीजीपी कौन है स्टेट का, ऐसा भी बहुत घुस घुस के तैयारी करते हैं
भाई एक हद से ज़्यादा उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं, इवन फॉर स्टेट सर्विस एग्जाम। पुराने पेपर आराम से आप एनालाइज करिए, क्या ऐसे प्रश्न पूछे गए, अगर हाँ तो तैयार करो, नहीं पूछने का ट्रेंड है तो डोंट वेस्ट टाइम। स्टेट की हम समाचार देखें। आप जानते हो संविधान में एक संशोधन किया, 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS विद इन दी अनरिजर्व कैटेगरी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे रिजर्व कम्युनिटी अपनी आरक्षण और अधिकारों के लिए प्रोएक्टिव हो रहे हैं, उसी तरह अनरिजर्व्ड कम्युनिटी वो लोग भी अपने आरक्षण के लिए और ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो गुजरात में आप देखें पाटीदार आंदोलन, उसके बाद राज्य सरकार ने एक संस्था बनाई अनरिजर्व कम्युनिटी के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर उनको बैंकों से लोन और उसमें कुछ ब्याज में सब्सिडी मिलेगी, उनको कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी, हॉस्टल की सुविधा वगैरह। ऐसा एक बिन अनामत निगम बनाया गया। उसी तरह कर्नाटक में भी ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, जिन्होंने नई कुछ योजनाएं लॉन्च की, जिसके अंतर्गत गरीब ब्राह्मण महिला को शादी पर 25,000 रुपये, और अगर गरीब ब्राह्मण पुजारी से शादी करे तो 3 लाख रुपए दिए जाएं। ऐसी योजनाएं बन रही। इंडिविजुअल हमने सब तैयार नहीं करना है, लेकिन जब आप लिखते हो कास्टिज़म के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, पॉपुलेशन इश्यूज़, मीन्स पेपर 1 में है पॉपुलेशन इश्यूज़, तो उसमें भी एक ये मुद्दा आता है, ये सब अलग अलग समुदाय और वो कितना ज़्यादा अपने आंदोलन कर रहे हैं, और फिर पेपर 2 के अंदर भी है ये सारे इश्यूज़। तो थोड़ा थोड़ा अंदाज़ होना चाहिए, आप कहीं पर लिख सके। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? तो हर एक भाई कास्ट का ऐसा डेवलपमेंट बोर्ड बना है, उसकी जगह पर सभी कास्ट के अंदर जो गरीब लोग हैं उन सब के उत्थान के लिए बोर्ड हो, ऐसी कुछ आप चीज़ें सोच के लिख सकते हैं। पर्सन इन न्यूज़ में सत्य पॉल, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर थे, उनका देहांत हुआ है नॉन IAS एग्ज़ाम के लिए। पेज 10 पे अमेरिका के एम्बेसडर का बड़ा सा इंटरव्यू काम का नहीं। हालांकि पॉलिटी में और उसमें भी संविधान से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट समाचार। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 179C, जिसमें ये राज्य की विधानसभा में जो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उसका इस्तीफा, उसको पद से हटाना है, रेजिग्नेशन रिमूवल, उसके प्रावधान है। पता चला केरला विधानसभा में एक मोशन जारी किया गया है कि स्पीकर श्री रामाकृष्णन, जिनके अलेजेडली कथित रूप से गोल्ड स्मगलर के साथ रिश्ते हैं, उनको पद से हटाया जाए। सो दैट इज़ वन न्यूज़। सेकंड, अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उसका 10th शेड्यूल, जिसमें बात है डिफेक्शन। डिफेक्शन यानी पक्षांतर। कांग्रेस का व्यक्ति जो चुन के गया हो कहीं पर राज्य या केंद्र की विधानसभा या संसद के अंदर, और फिर वो अपना पक्ष बदल दे, कांग्रेस से BJP में जुड़ जाए, तो उनको हटाया जाता है उसके सारे प्रोविज़न डिफेक्शन में। अब ये उसके अंतर्गत जो कानून बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें प्रावधान ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति उसको डिसक्वालीफाई करेंगे और उसके कार्यकाल की सीमा तक डिसक्वालीफाई करेंगे। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि ठीक है, वो 5 साल के लिए चुना गया था, पहले ही साल में वो पक्ष बदल देता है, तो फिर उसको रिमूव किया जाए और फिर बाकी 4 साल तक भी वो रिमूव ही रहे, वो वापस चुनाव नहीं लड़ सके। लेकिन रियलिटी में पाया जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसा चुनाव वापस से भी लड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई है कि इसका सख्ती से पालन हो, कि ऐसे डिसक्वालीफाइड पॉलिटिशियंस वापस से उसी हाउस के जो बाय पोल उपचुनाव होते हैं, क्योंकि ये आदमी ने इसको हटाया गया तो सीट खाली हो गई, तो वापस उपचुनाव होते हैं बाय पोल, तो उसमें वो वापस ही लड़ने आ जाते हैं। तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं रहा एक कानून का। खैर, इसका जो फाइनल जजमेंट आए तब हमने इसको और बेहतरी से तैयार करना है। फिर हम चले पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़ में। आज कुछ भी काम का नहीं। एक तो ये अमेरिका में संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए, उसकी बहुत सारी बड़ी कमेंट्री दी है, और दूसरा कि अमेरिका में ये जो सब उसका कोरोना पैकेज और अब ये जो धमाल हुई संसद में, उसके बाद शेयर बाज़ार पर क्या असर रहेगा, कुछ काम का नहीं। पेज 12 पर वही अमेरिका की धमाल के बारे में बहुत बड़ा सा पेज भर के सब कमेंट्री दी गई है, काम की नहीं। पेज 13 पे चलें। अमेरिका में एक संस्था है US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस, वो उनके कानून और उसमें सेक्शन 301 उसमें सब है कि अमेरिकी कंपनी के हितों की रक्षा दूसरे देशों द्वारा न होती हो तो वो सब उस पर एक्शन ले सकते हैं। ऐसा वो एक रिपोर्ट भी बनाते हैं, स्पेशल 301 रिपोर्ट, जिसमें मेन फोकस होता है कि अमेरिकी कंपनियों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों की रक्षा न होती हो, पायरेसी होती हो वगैरह, तो कुछ एक्शन ले। खैर, यही USTR ने पाया कि भारत सरकार ने डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, उस पर एक इक्विलाइजेशन लेवाई या टैक्स लगाया था कि भारत में वो जितना डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सेल से कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा उन्होंने टैक्स में भरना होगा। आगे चल के 2020 के बजट में और ज़्यादा कंपनियों को कवर किया गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे वो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिजिटल ई-कॉमर्स कंपनियाँ जैसे अडोब, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी प्ले स्टेशन, ये सब क्या डिजिटल सब्सक्रिप्शन ऑफर करती हैं। वो एडोब का फोटोशॉप
माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो फिजिकल डिस्क भी मिलती है, लेकिन ये लोग ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन से भी आप उसको खरीद सकते हैं। तो इन सब के ऊपर भी अब भारत सरकार ने ये इक्विलाइजेशन लिया हुआ है, डिजिटल सेल्स टैक्स वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें लगा रहा है। तो यूएसटीआर संस्था का ये कहना, ये सब अमेरिकी कंपनियों के ऊपर बैरियर्स आप क्रिएट कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ है। और अभी तो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसके सामने रिटालिएट भी कर सकते हैं। यानी सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसा फ्रांस में भी वो गूगल, अमेजॉन वगैरह पर टैक्स लगा रहे हैं, इटाली और टर्की में भी ऐसा ही मसला है। तो इन सब के ऊपर ये लोग कुछ एक्शन ले सकते हैं, मतलब सामने उनकी कंपनियों पर टैक्स लगाएंगे वगैरह। अमेरिका का ही नाम लिया तो जैसे भारत में शेयर मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी, तो उसी तरह अमेरिका में शेयर मार्केट रेगुलेटर है जिसका नाम है SEC, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन या ऐसा कुछ। खैर उसका क्या नाम है हमारी एग्जाम के लिए काम का नहीं, लेकिन उन्होंने सब नियम बनाए होंगे कि जो कंपनी अमेरिका में शेयर बॉन्ड जारी कर रही है उसने ये एक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो इन्वेस्टर है उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करने होंगे। तो उनके ऐसे जो रेगुलेशन होते हैं उसमें एक होता है रेगुलेशन एस या जिसे कहते हैं सेफ हार्बर। ऐसे शेयर या बॉन्ड जो अमेरिका के बाहर जारी किए गए, और ऐसी कंपनियां जो अमेरिका में नहीं, ऐसी गैर अमेरिकी कंपनियों द्वारा अमेरिका के बाहर जारी किए गए। तो स्वाभाविक है फिर अमेरिका की ये सेबी का कुछ बोलना करना रहता नहीं, सिवाय कि उधर अमेरिकन इन्वेस्टर पैसा डाल रहा हो तो कुछ मुद्दा है। तो इसको ये सब जो मुद्दा है उसे कहते हैं रेगुलेशन एस। अब भारत की एक बैंक SBI, उसने लंदन में ऐसे बॉन्ड जारी किए हैं जिससे उनको कुछ पैसा मिले और अपना बिजनेस एक्सपांड करना है या फिर कि बासेल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना है। तो SBI ने रेगुलेशन एस बॉन्ड जारी किए हैं। ये छोटी 2 लाइन की खबर है, लेकिन आप पाएंगे बहुत सारे लोग इसमें घुस के इसकी बड़ी बड़ी सीरीज़ बनाएंगे। भाई ये तो माइक्रोस्कोपिक शेयर बाज़ार की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की इन्फॉर्मेशन है, इतनी बारीकी से हमको कुछ तैयार करने का फ़ायदा नहीं। डोंट वेस्ट सो मच टाइम ऑन दिस। इकोनॉमी असल में जटिल है ही नहीं। आप पुराने पेपर देखिए, ज़्यादातर तो इजी टू मीडियम लेवल के रटी रटाई और जो रूटीन बुक्स और बजट और इकोनॉमिक सर्वे में बताया उतना ही पूछते हैं। ये कुछ लोगों ने मतलब जानबूझकर इसको पेज व्यू हासिल करने के लिए जटिल बना रहे हैं। सो बी केयरफुल। पेट्रोल और डीजल, सामान्य रूप से बिस्किट, मोबाइल वगैरह पर क्या लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। पेट्रोल डीजल पे क्या लगता है, भाई GST नहीं लगता, वहाँ पर केंद्र सरकार का एक्साइज और राज्य सरकार का वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। पता चला दिल्ली में अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल हो गया है, 84 रुपीज़ एंड 20 पैसा पर लीटर। हालांकि इंटरनेशनल बाज़ार में तो क्रूड ऑयल के प्राइस कम ही चल रहे हैं, तो ये पेट्रोल अचानक से महंगा क्यों हो गया? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि उनको डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स वगैरह में आमदनी कम हो रही है, तो इधर से हम लोग मैक्सिमम चूस लेते हैं करके। ये जो पेट्रोल का प्राइस है उसके करीब एक्साइज उस पर केंद्र सरकार का करीब 62% के आसपास और राज्य का वैट 57% के आसपास लग रहा है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा। क्या ये हर बार बॉल बाय बॉल कॉमेडी नहीं करनी, हमको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ पर कितना टैक्स लगता है, बात खत्म। फ्लिपकार्ट और स्विगी के ऊपर इनकम टैक्स तफ्तीश कर रहा है कि वो कर चोरी कर रहे हैं, बॉल बाय बॉल कॉमेडी नॉट इम्पॉर्टेंट। स्पेक्ट्रम ऑक्शन की एक्सप्लेन सीरीज़, भाई वो तो मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ काम का नहीं। RBI ने एक स्टडी से पाया कि भारत की कंपनियां लोन में पैसा लेती है तो उससे वो कोई नई फैक्ट्री, बिल्डिंग, इमारत नहीं बना रही, लेकिन जो पुराने लोन का कर्ज है वो चुका रही है, पुराना जो रॉ मटेरियल खरीदा था उसका जो पेमेंट पेंडिंग था उसको चुका रही है। सो द क्रेडिट इज़ यूज्ड फॉर मीटिंग द पास्ट लाइबिलिटीज़ एंड नॉट फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। और सब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। मित्रों ये पूरी जो मसले चलते हैं बैड लोन्स के बारे में, या ज़्यादा लोन देंगे तो इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा कि नहीं, अभी नया इकोनॉमिक सर्वे आने दो, यही सारी चीज़ें वापस रिपीट होगी, उधर एक बार में हम देख लेंगे। इसके अलावा जितनी कमेंट्री पेज 13 इकोनॉमी में उसमें कुछ काम का नहीं, पेज 14 स्पोर्ट्स में भी आज कुछ काम का नहीं। तो ये था शुक्रवार का न्यूज़पेपर।